हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मिंटो विकास और दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि हम पिछली क्लास में बात किए थे यूज टू के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डेयर के बारे में, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के डेयर के रूप में डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम आज जानेंगे। और दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला हर एक कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही होता जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी कंटेंट छूटने ना पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं डेयर के बारे में। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस या दुस्साहस या हिम्मत की बात होती है। मतलब डेयर का मतलब होता है साहस या दुस्साहस या हिम्मत। इसका क्या मतलब? डेयर का मतलब होता है। दोस्तों, डेयर की हम रूल वाइज बात करें या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बात डेयर का करें, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? डेयर को हम सेमी डेयर को हम सेमी मॉडल बोलते हैं, यानी सेमी मॉडल बोलते हैं। क्यों इसको सेमी मॉडल बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग यानी इसका प्रयोग मॉडल के रूप में भी किया जाता है और मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसीलिए हम इसको सेमी मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया और मॉडल मतलब ये एक तरह से सहायक क्रिया होती है। समझ गए? ये होती है एक सहायक क्रिया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल बोलते हैं। किसको? डेयर को। यानी डेयर एक क्या है? सेमी मॉडल है। और क्योंकि इसका प्रयोग प्रिंसिपल और मेन वर्ब दोनों में किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? जैसे ही गोज टू मार्केट। तो ये क्या है? ही गोज टू मार्केट, यानी वह मार्केट जाता है। तो इसमें जाना क्या होता है? मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब होती है। इसी तरह डेयर का भी हम प्रिंसिपल के रूप में वर्ब के रूप में अभी हम जानेंगे। ये भी एक प्रिंसिपल के रूप में भी प्रयोग करती है। लेकिन अगर हम बोलें ही इज गोइंग, वह जा रहा है, यानी यहाँ पर गोज है, यहाँ पर गोइंग है। जो ये इज का प्रयोग हुआ है ये हमारी क्या है? सहायक क्रिया है। तो ये सहायक क्रिया क्या है? जो सहायक क्रिया है। इसी तरह जब हम मॉडल के रूप में हम डेयर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हम ये क्या है? सहायक क्रिया के रूप में देखेंगे। लेकिन हम इसको डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में देखें उससे पहले हम क्या जान लें कि डेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में, यानी जो डेयर है हमारा, इसका प्रयोग क्या है? मुख्य क्रिया के रूप में भी जान लें। और दूसरा क्या है? हम इसका प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी जान लें। तभी तो हम इसका डिफरेंस समझ पाएंगे। और प्रिंसिपल वर्ब यानी डेयर का प्रयोग जो है मुख्य क्रिया के रूप में, तो यानी ये सहाय ये सॉरी ये मुख्य क्रिया नहीं, सहाय, चलो मुख्य क्रिया अगर इसको रखेंगे तो इसको हम सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब ही होता है प्रिंसिपल वर्ब। और इस डेयर का प्रयोग हम क्या है? सहायक क्रिया के रूप में जानेंगे, यानी मॉडल वर्ब के रूप में जानेंगे।
तो इससे पहले हम इसकी शुरुआत मतलब डेयर की जो शुरुआत है एज ए मॉडल के रूप में शुरू करें, उससे पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लें कि डेयर को हम मुख्य क्रिया के रूप में किस तरह से प्रयोग करते हैं और डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में किस तरह से प्रयोग करते हैं। उम्मीद और जैसे कि दोस्तों हम इसका यूज देखें, दोस्तों इधर हम जानेंगे प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसको हम क्या करते हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। यानी मुख्य क्रिया को हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। जब हम डेयर का प्रयोग एज ए प्रिंसिपल के रूप में करेंगे तो हम इधर देखेंगे, जब हम डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में करेंगे तो हम किधर देखेंगे, इधर देखेंगे। और हम फिर यहाँ से समझ पाएंगे कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन वर्ब में किस तरह से प्रयोग होता है और डेयर में किस तरह से मतलब एज ए मॉडल के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम प्रेजेंट की बात करें, दोनों में हम समानता और असमानता की बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। जैसे ही डेयर्स टू गो, ही डेयर्स टू गो यानी वह जाता है, वह जाने की हिम्मत करता है, यानी वह जाने की हिम्मत करता है। तो देखें क्या, इसमें डेयर्स है यानी एस लगा हुआ है। और अगर हम इधर की बात करें, ही डेयर गो यानी इसमें ना तो टू लगा है, इसमें डेयर्स लगा है और टू लगा है, लेकिन इसमें डेयर के साथ एस नहीं लगा है और दूसरा क्या है, टू इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन इसका भी मतलब क्या है, वह जाने की हिम्मत। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन हम डेयर का जब भी मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में करेंगे, और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए ये सबसे पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। इसका प्रयोग या तो नेगेटिव में करेंगे या हम इंटेरोगेटिव में करेंगे, लेकिन पॉजिटिव में कभी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि इसमें हम जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे किसका, डेयर का, यानी डेयर का जब हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम इसमें देखेंगे यस या यस या डी का प्रयोग करके हम इसकी क्रिया में हम क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। हालांकि इसमें भी परिवर्तन हम करेंगे, लेकिन हम इसमें इन्फिनेटिव जो इसमें टू का प्रयोग करेंगे वो हम मॉडल के रूप में टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग होता है तो ये अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है। हालांकि हम आपको यहाँ पर डिफरेंसेस की बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे अभी रूल्स पढ़ाऊँगा तो हम ये बताऊँगा कि कब होता है कब नहीं होता है। हालांकि हम आपको लाइटली यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कितना डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आगे भी। तो सबसे पहले हम एज ए मेन वर्ब के रूप में यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हम किसको, डेयर को देखेंगे। ही डेयर्स टू गो यानी वह जाने की हिम्मत करता है, यानी ही डेयर्स टू गो यानी वह जाने की हिम्मत करता है। तो हमने क्या देखा, डेयर में, क्योंकि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन के साथ हम वी एस या ई एस का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो जैसे हमारा ही क्या है, थर्ड पर्सन है हमारा, और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, ई एस या ई एस का प्रयोग। हालांकि जब हम टेंस पढ़ाएंगे आगे अभी वहाँ पर हम इंडेफिनिट में आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ही डेयर्स टू गो यानी वह जाने की हिम्मत करता है। ही डज नॉट डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत नहीं करता है। हमने क्या देखा,
डज नॉट डेयर टू गो। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए, ये तो हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव। डज ही डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या देखेंगे, पहली बात तो डेयर का प्रयोग प्रेजेंट में पॉजिटिव में होगा नहीं, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इसमें हमारा पॉजिटिव में होगा नहीं, तो इसलिए पहले ही गलत हो जाता है। अब बचे हमारे दो टेंस, यानी एक नेगेटिव और दूसरा इंटेरोगेटिव। तो देखेंगे ही डेयर नॉट गो, यानी वह जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत या दुस्साहस, हालांकि हम आगे भी बताएंगे। तो डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत, तो यानी वह जाने की हिम्मत नहीं करता है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखें। हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया, लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि इसको हमने क्या बोला, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। और इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, ये है। और इसमें हमने टू का प्रयोग इसलिए किए कि मेन वर्ब हमारी दो जब भी आएंगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम एक प्रयोग करेंगे, लेकिन मेन वर्ब हम एक से अधिक भी कर सकते हैं। लेकिन जब दो एक टेंस में दो मेन वर्ब आती हैं, तो दोनों मेन वर्ब के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों मेन वर्ब के बीच में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम टू का प्रयोग किए। लेकिन जब इसमें हम मेन हेल्पिंग वर्ब ही डेयर को बना दिए, तो इसमें मेन वर्ब एक बची और एक हेल्पिंग वर्ब बची, इसलिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। हम समझ गए होंगे कि टू का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, डज, और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, डेयर, और यहाँ पर मेन वर्ब के बाद भी एक वर्ब आई हुई है, तो दोनों के बीच में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग किए। लेकिन जब हम डेयर को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिए, तो क्या बचा, गो बचा, और गो हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब हो गई तो डेयर जब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो उसके बीच में टू लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो अब हम समझ गए होंगे कि टू का प्रयोग उसमें हम इसमें क्यों करते हैं और उसमें नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ समझें कि हम इसमें डेयर्स का प्रयोग करते हैं और इसमें क्यों नहीं करते, क्योंकि हम जानेंगे अभी आगे। जैसे हम मॉडल पढ़ते हुए आए हैं और हमने पढ़ाया शुड पढ़ाया। आप कभी ये देखे होंगे कि शुड के बाद एस लगा, कभी नहीं लगा, क्योंकि शुड हमारा नहीं हो सकता। तो हम क्या देखते हैं, जब कोई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब में कोई मतलब परिवर्तन, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इज है, इज थोड़ा हो जाएगा, तो इट, और जैसे इज है, आर्स थोड़ा हो जाएगा, एम्स थोड़ा हो जाएगा। इसी तरह डेयर को जब हम मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे तो डेयर्स नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या है, पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जब हम मेन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर को ले लेंगे, यानी मॉडल के रूप में है, लेकिन है तो ये सहायक क्रिया ही। मॉडल भी अगर हमारे पीछे से क्लास पढ़ते आए होंगे तो आपको ये बेटर समझ में आ रहा होगा कि जब हम मॉडल क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो हम इसके साथ क्या है, सहायक क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और जब हम इसको सहायक क्रिया के रूप में ले लेंगे तो हमारी क्या बचेगी, मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब बचेगी, एक क्रिया और एक मेन वर्ब, यानी एक सहायक क्रिया और एक मेन वर्ब, तो उसके बीच में इन्फिनेटिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ही डेयर, क्योंकि यहाँ पर जो डज का काम है वो हमारा डेयर पूरा कर रहा है, यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी सहायक क्रिया डज है, और यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, डेयर है। तो क्या है, ही डेयर नॉट गो, यानी वह जाने की हिम्मत नहीं करता है। और डज ही
डेयर टू गो, क्योंकि जब इसमें सहायक क्रिया डज है तो हम क्या देखते हैं, जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो डज ही डेयर टू गो, यानी क्या वह जाने की हिम्मत करता है। लेकिन जब हम इसको एज ए डेयर को एज ए मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो डेयर को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। डेयर ही गो, यानी क्या वह जाने की हिम्मत करता है। भावार्थ तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर हम डेयर को मॉडल के रूप में देखने को पा रहे हैं और यहाँ पर हम डेयर को एज ए मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जैसे मुख्य क्रिया क्या है हमारी, गो है, इसी तरह हमारी मुख्य क्रिया क्या है, डेयर है। यानी यहाँ पर हम मुख्य क्रिया के रूप में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर देखें क्या, डेयर हमारा मॉडल के रूप में प्रयोग हुआ है। और उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और अब हम बात करें इसके पास्ट की, तो ही डेयर्ड टू गो, यानी इसमें भी इन्फिनेटिव। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनेटिव टू लेगा, लेकिन जब भी हम डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में करेंगे तो इन्फिनेटिव ये बिल्कुल नहीं लेगा। ये लोग आप मतलब, हालांकि हम आगे भी रूल्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन समझने का प्रयास यहाँ पर करिएगा कि डेयर के साथ एज ए मॉडल के रूप में कभी टू इन्फिनेटिव टू नहीं आता है। लेकिन जब भी हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम उसमें डेयर के साथ टू का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी टू का प्रयोग, 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 यहाँ पर भी टू का प्रयोग। लेकिन जब हम मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग करें तो ना तो आपको यहाँ पर टू का प्रयोग देखने को मिला, ना तो आपको यहाँ पर टू का देखने को मिलेगा, ना यहाँ पर मिलेगा, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे कहीं पर भी टू आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जब भी हम देखेंगे कि इसमें डू डज डिड या डेयर का या डेयर्स होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसको हम, और टू देखने को साथ में मिल जाए तो समझ जाइए कि आपको ये डेयर का प्रयोग यहाँ पर एज ए मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है। लेकिन जब टू देखने को ना मिले और इसके पहले इसके अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब ना देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में किया गया है। जैसा कि दोस्तों ही डेयर्ड टू गो, यानी वह जाने की हिम्मत करता था, यानी वह जाने की हिम्मत करता था। तो क्या देखा, डेयर, क्योंकि पास्ट में पास्ट को बनाना है तो हम डी लगा के इसको पास्ट बना दिए, यानी हमारा टेंस सही है। ही डिड नॉट डेयर टू गो, यानी वह जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो यानी डिड नॉट हो गया, तो यहाँ पर ये भी सही है। डिड ही डेयर टू गो, यानी क्या वह जाने की हिम्मत करता था, तो यहाँ पर भी बन गया हमारा डिड ही डेयर टू गो। तो यहाँ पर हम देखने को क्या मिला, डेयर ए मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ, यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन ही डेयर्ड गो, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जब प्रेजेंट का पॉजिटिव नहीं बनता तो पास्ट का पॉजिटिव कैसे बन जाएगा। तो डेयर्ड का हमारा ये पहला तो वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में जब भी प्रयोग होगा तब इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के रूप में होगा। ये लोग आप समझ गए होंगे अभी तक कि जब भी हम डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में करेंगे तो किस में करेंगे, नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव। हालांकि हम अभी एग्जाम्पल जब बताएंगे या सॉरी जब रूल्स आगे अभी पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम आपको अंतर बता रहे हैं कि मुख्य क्रिया और मॉडल वर्ब में क्या अंतर, यानी प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब में अंतर बता रहे हैं कि किस तरह से प्रयोग दोनों में किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखें, ही डेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर डेयर्ड मिल गया, यहाँ पर भी डेयर्ड मिल गया, लेकिन नॉट गो, ना तो हम इसमें इन्फिनेटिव देखने को मिलेगा, ना तो हमको डू डज डिड देखने को मिलेगा। यानी नेगेटिव बनाने के लिए हमको डू या डिड या डिड का प्रयोग देखने को इसमें हमको नहीं मिलेगा मॉडल में, और इसमें इन्फिनेटिव भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी ही डेयर्ड नॉट टू गो अगर होता तो, अगर इससे पहले जैसे ही डिड नॉट डेयर टू गो, तो ये हमारा क्या हो जाता,
मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन ही डेयर्ड नॉट गो यानी मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमको इन्फिनिटिव टू देखने को मिला और ना तो हमको ये डिड देखने को मिला। यानी ही डिड नॉट डेयर टू गो, यहाँ पर क्या है, डेयर को मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि हेल्पिंग रूप में डिड आया, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, यानी डेयर्ड नॉट गो। और डिड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव के रूप में एज ए टेंस में जब बढ़ाएंगे हम पास्ट इंडिफिनिट का, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर इंट्रोगेटिव के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पर डेयर्ड का प्रयोग किया गया। तो यानी हम समझ गए होंगे कि मॉडल में जब भी प्रयोग होगा तो मॉडल का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, और जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो यानी इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब रही होगी। जब उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो ये मुख्य क्रिया के समझ लेंगे, और जब इसको अगर हम मेन वर्ब के रूप में ना प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम समझ लेंगे ये मॉडल वर्ब है। हम उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ही डेयर्ड नॉट गो यानी वह जाने की हिम्मत नहीं करता था, डेयर्ड ही गो क्या वह जाने की हिम्मत करता था। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पर मॉडल के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हम समझ गए होंगे। सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब देखने को पाएंगे। जैसे एस या लगा तो यहाँ पर एस लगा, इसके लिए ये भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। यहाँ पर ही डेयर्ड टू गो, तो यहाँ पर भी ईडी लगा कर, क्योंकि उसमें प्रेजेंट का जब हम पास्ट का पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर का ही प्रयोग किया गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे, और इसमें टू का प्रयोग किया गया हर जगह। देखो टू का प्रयोग, 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 लेकिन यहाँ पर हम कहीं भी टू का प्रयोग देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, और इसका पॉजिटिव बनता नहीं, इसलिए पहला वाक्य गलत है, पहला दोनों का वाक्य गलत है। और अब बात करें अगर इसके फ्यूचर टेंस की, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, साइड में आप लोग लिख लीजिएगा कि कभी भी मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। यानी फ्यूचर टेंस में कभी भी मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में मॉडल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। आप लोग ये नोट कर लीजिए कि मेन वर्ब के रूप में जब भी मॉडल इसका प्रयोग डेयर का करेंगे तो फ्यूचर टेंस में, क्योंकि फ्यूचर टेंस में इसका अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब मतलब मान लिए वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा, यानी ही विल नॉट डेयर टू गो, लेकिन हम ऐसा तो बना नहीं सकते ही डेयर नॉट गो, तो हम क्या बनेंगे, ही डेयर नॉट गो बनेगा, जैसे ही वो प्रेजेंट में आ जाएगा। और अगर हमका फ्यूचर बनाने के लिए हम विल सेल का जरूर प्रयोग करेंगे, और जैसे विल सेल का प्रयोग करेंगे वैसे उसमें डबल ऑक्सिलरी आ जाएंगी, तो एक वो हो जाएगी मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग अच्छा इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम थोड़ा बता दें। 1 2 3 आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे कि दोस्तों अगर हम बताएं, जैसे एक टेंस लेते हैं फ्यूचर का, टेंस लेते हैं, ही विल नॉट डेयर टू गो, तो ये तो हमारा हो गया टेंस। लेकिन ये हमारा यहाँ पर हमने क्या देखा, टू का प्रयोग हुआ और हेल्पिंग रूप विल का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर हम समझ गए कि डेयर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया गया। अगर हम चाहें अगर इसको बनाना कि मॉडल के रूप में प्रयोग करें फ्यूचर में, तो क्या होगा, ही लिए, क्योंकि
विल तो लगा नहीं सकते क्योंकि मॉडल वर्ब, ये भी एक मॉडल वर्ब है और वो भी डबल मॉडल वर्ब एक में आ नहीं सकती टेंस में। तो हम क्या करेंगे, डेयर को ही मॉडल बना लें, मतलब मॉडल हो गई। और नॉट किए हम, और टू तो लगा नहीं सकते क्योंकि एक ही क्रिया है, यानी एक ही मेन वर्ब है, तो हम गो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जब गो डायरेक्ट लिखे हम तो क्या देखे, ही डेयर नॉट गो और ही डेयर नॉट गो। अब इसमें डिफरेंस कोई रह गया, तो ये क्या है, ये तो हमारा प्रेजेंट का है, तब तो इस हालत में हमारा ये प्रेजेंट का बन जाएगा ना। इसलिए क्योंकि इसका फ्यूचर बन ही नहीं सकता, और फ्यूचर बनाने के लिए हमको विल सेल का प्रयोग करेंगे, और विल सेल का प्रयोग करेंगे तो इसको हम मुख्य क्रिया के रूप में ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब तो आ सकती हैं, लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब कदापि नहीं आ सकती। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए कि दो मेन वर्ब तो आ सकती हैं, लेकिन दो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कदापि नहीं आ सकती। और मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब भी तो है, इसलिए हम यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये तो प्रेजेंट का बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और हालांकि हम यहाँ पर आपको डिफरेंस की बात बताए हैं, और अब हम आपको नेक्स्ट रूल आगे बताएंगे। अब रूल क्रमशः बताएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह करके हम आगे बताएंगे, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। हालांकि हम आपको यहाँ पर इसका डेयर का प्रयोग एज ए वर्ब मैंने मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब में किस तरह से किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किए हैं, और हम आगे रूल वाइज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हम फर्स्ट रूल में जानेंगे, हालांकि हम इसको बताए हैं पीछे अभी, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट रूल में जानेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। किस रूप में, एज ए प्रिंसिपल वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डेयर के रूप में नहीं मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग देखेंगे। किसका, डेयर का प्रयोग। यानी डेयर का प्रयोग जब हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। यानी डेयर का प्रयोग जब हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं तो हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल वर्ब बनी मुख्य क्रिया के रूप में। लेकिन जब हम इसका डेयर का प्रयोग आगे अभी हम बताएंगे जस्ट इसी की बात, कि हम जब डेयर का प्रयोग हम मॉडल के रूप में करते हैं तब इसके साथ हम प्रयोग इन्फिनेटिव टू का नहीं करते हैं। यानी डेयर का प्रयोग जब हम प्रिंसिपल के रूप में करते हैं तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर नंबर एवं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ एस लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम एस लगाने के बाद, अगर जो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे पहले से, उनको ये पता होगा कि हम प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस किसके साथ, सिंगुलर नंबर एवं थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एस की केवल बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर एस की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डेयर में ई लगा होता है साइड, जस्ट जैसे डेयर हमने लिखा DARE, तो जब ई लगा है तो हम एस का ही लगाएंगे प्रयोग, ई का नहीं लगाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जब ई लगा है पहले से तो हम एस का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सब सिंगुलर सब नंबर के साथ और थर्ड पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ हम यस लगाते हैं, एवं डू डज का प्रयोग नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही डेयर्स, यानी ही डेयर्स वह हिम्मत करता है, टू अपोज यू यानी वह आपके विरोध करने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डेयर्स का प्रयोग एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया गया है, ना कि मॉडल के रूप में। कैसे जाने, क्योंकि हम जब भी डेयर का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम कोई भी प्रकार का यस या यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि डेयर ही हम लिखेंगे। जैसे हमने मॉडल के रूप में शुड पढ़ा होगा, तो हम शुड में कभी एस या एस लगा तो नहीं सकते ना, तो इसी तरह हम डेयर में भी यस या यस नहीं लगा सकते हैं। तो
हम क्या जाने कि डे मॉडल में, जैसे अभी हम पीछे देखे हैं कि हम मॉडल में जब भी प्रयोग करेंगे तो डेयर में हम या यस या ईएस नहीं प्रयोग करेंगे, और लेकिन जब हम इसको प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करेंगे यानी मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे तो हम इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डेयर्स टू अपोज यू, यानी वह आपका विरोध करने की हिम्मत करता है। तो हम देखें कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। कैसे जाने? क्योंकि हम उसी में यस या यस लगाते हैं, तो हम जान गए कि इसमें एस का प्रयोग किया गया है, तो यानी ये जो मुख्य रूप वर्ब के रूप में किया गया है। दूसरा क्या है? ही डज नॉट, यानी हमने देखा ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, यानी वह आपका विरोध करने के हिम्मत नहीं करता है। कैसे जाने यहाँ पर डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में नहीं किया गया? क्योंकि अगर हम नेगेटिव के रूप में, अभी हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे ये चीज़ कि जब भी हम नेगेटिव का प्रयोग करेंगे तो वैसे तो अगर हम इसको मॉडल के रूप में प्रयोग करते तो डेयर के बाद नॉट का प्रयोग करते और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मुख्य क्रिया का एक रूल्स है कि डेयर के बाद टू हमको देखने को मिलेगा, यस देखने को मिलेगा यदि ये पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज़ है कि मॉडल कभी पॉजिटिव में बनता ही नहीं है। हमने अभी बताया है कि मॉडल कभी पॉजिटिव में नहीं बनेगा, मॉडल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। मॉडल जब एज ए डेयर का प्रयोग जब एज ए मॉडल के रूप में करेंगे तो इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में करेंगे, लेकिन जब हम डेयर्स को एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका नेगेटिव, पॉजिटिव एवं इंट्रोगेटिव के रूप में होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसी के साथ हमने क्या बोला, इन्फिनेटिव भी प्रयोग करेगा। जब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसके साथ इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखें कि इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग हुआ, तो हम समझ गए होंगे कि डेयर्स का प्रयोग एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। तो ये यहाँ पर जितना ये वाक्य है, यहाँ पर सारे वाक्यों में हमको डेयर को एज ए प्रिंसिपल के रूप में यूज कर रहे हैं, ना कि मॉडल के रूप में। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, यानी वह आपका विरोध करने का हिम्मत नहीं करता है। देखा हमने डज नॉट का प्रयोग करके इसको हमने डेयर और प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किए, और डेयर्स यानी इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं डेयर डज, क्योंकि अगर हम इसको इंट्रोगेटिव के रूप में अगर मॉडल को बनाते तो हम डेयर को सामने रखते आके, लेकिन हम इसको एज ए मॉडल के रूप में, इसको प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम डज को पहले रखे, डेयर को बाद में रखे। जैसे डज ही डेयर टू, हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर लिया और डज का भी प्रयोग किया। डज ही डेयर टू अपोज यू, यानी क्या वह आपका विरोध करने का हिम्मत या दुस्साहस करता है? तो हमने देखा डज ही डेयर टू अपोज यू। डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, यानी क्या तुम उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत करते हो, यानी डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, यानी तुम उसके अगेंस्ट में मतलब ऐसा मतलब स्पीक यानी बोलने का, अगेंस्ट हिम उसके अगेंस्ट में बोलने के दुस्साहस करते हो। तो हमने ये भी देखा कि डू हमारा पहले आया, और ये हमारा डेयर क्या दिखाता है, डेयर एज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, और साथ में इसके साथ इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया गया। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, यानी तुम उसके साथ मतलब उसके अगेंस्ट में बोलने का दुस्साहस नहीं करते हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि डू का भी प्रयोग हुआ और डेयर का भी प्रयोग हुआ, और टू इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ। वी डू नॉट डेयर टू टॉक टू द प्रेसिडेंट, यानी हम डू नॉट नहीं करते हैं, किसकी मतलब वी डू नॉट डेयर टू, मतलब हम डेयर टू टॉक, यानी हम ऐसा बोलने का साहस या ऐसा बताने का साहस या बोलने का साहस किसके अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में हम ऐसा बोलने का साहस नहीं करते हैं। तो हम क्या यहाँ पर क्या देखा कि डेयर का प्रयोग एज ए प्रिंसिपल के रूप में हुआ, और इसी के साथ हम इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किए। और हम यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें कि जब भी इसका हम पास्ट में बनाएंगे, यानी जब पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो डेयर्स को एस हटा करके हम डी का प्रयोग करेंगे।
डेयर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही डेयर टू स्पीक यू अपोज यू, यानी वह आपके अगेंस्ट में बोलने का साहस नहीं करता था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर इसका हम अगर ईडी लगा देंगे यानी डी लगा देंगे तो हमारा ये पास्ट का बन जाएगा। तो दोस्तों हम समझ गए कि जब भी क्रिया में कोई परिवर्तन यानी जब भी हम यस या यस डी लगाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में डेयर को हम मॉडल के रूप में नहीं प्रयोग करते हैं, एज ए प्रिंसिपल के रूप में करते हैं। लेकिन जब मॉडल के रूप में करेंगे तो हम इसके साथ कोई भी यस या ईडी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम मॉडल में जिस तरह से शुड का हम शुड्स नहीं कर सकते, उड का उड्स नहीं कर सकते, इसी तरह हम डेयर को डेयर्स नहीं कर सकते, डेयर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों हम समझ गए होंगे कि जब भी हम प्रिंसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम इसके साथ इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग करेंगे। यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो हम सिंगुलर नंबर एवं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यस लगा देंगे, किसमें, डेयर में। यानी मुख्य क्रिया हमारा क्या होगा, डेयर होगा, और डेयर में मुख्य क्रिया में एस या एस लगता ही है, तो हम उसमें हम क्या करेंगे, एस लगा देते हैं। और डू डज का प्रयोग हम नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जब ये बात हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि डू डज का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही किया जाता है। और दोस्तों हम समझ गए होंगे कि जब भी हम प्रिंसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे उसमें हम देखते हैं क्या है, टू का प्रयोग होता है और डेयर में परिवर्तन होता है। जैसे या तो डी लग जाएगा या एस लग जाएगा, और अगर डी या डज या एस नहीं लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट का होगा तो हम डिड का प्रयोग करें, जैसे हम पीछे देख के आए हैं। दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है, तो डेयर का मॉडल के रूप में प्रयोग, मॉडल के रूप में प्रयोग सामान्यतया जैसे डेयर का प्रयोग, डेयर का मॉडल के रूप में प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव के रूप में किया जाता है। इसके साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हमने पीछे देखा है कि जब भी हम डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में करेंगे तब हम क्या है, इन्फिनेटिव उसके साथ टू नहीं प्रयोग करेंगे। और इस डेयर का मतलब होता है साहस या दुस्साहस, यानी साहस करना या हिम्मत करना या दुस्साहस करना, डेयर का हमारा ये मतलब होता है। यानी डेयर का मॉडल के रूप में प्रयोग सामान्यतः हमको क्या बताता है कि या तो ये डेयर जब मॉडल के रूप में प्रयोग होगा या तो वो नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा, तथा इसके साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेटर के तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ही डेयर नॉट, जैसे मैंने कहा, इसका नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव के रूप में, एज ए मॉडल के रूप में जब हम डेयर का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे ही डेयर नॉट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। नंबर एक बात, ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी वह ऐसा कहने की साहस नहीं करेगा या वह ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता है। यानी ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी वह ऐसा करने का हिम्मत नहीं करता है। तो हम कैसे जाने कि यहाँ पर हम डेयर का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम इसको नेगेटिव बनाते और एज ए सेंटेंस के रूप में, तो हम टेंस के रूप में अगर हम बनाते तो क्या करते, यहाँ पर नॉट से पहले हम क्या करते, डज का प्रयोग करते, फिर ही डज नॉट डेयर टू से लाइक दिस, क्योंकि तब हम टू का भी प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर हम मॉडल के रूप में प्रयोग करे हैं तो हम कैसे जाने, ही डेयर नॉट, क्योंकि डेयर के बाद नॉट आया, से लाइक दिस, यानी वह ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, सॉरी आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मतलब मैं चेयरमैन से इस तरह से बातें करने की हिम्मत नहीं करता हूँ।
तो मैं मतलब चेयरमैन से इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं करता हूँ। टॉक टू द चेयरमैन, यानी मैं चेयरमैन से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करता हूँ। डेयर ही नॉट सेड लाइक दिस, यानी क्या वह उनसे मतलब इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करता। तो हमने क्या बताया कि इसका इंट्रोगेटिव के रूप में भी प्रयोग होता है। हमने क्या किया, डेयर का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने भी क्या बताया, कैसे हम पहचाने, क्योंकि अगर हम इसको एज ए टेंस के रूप में प्रयोग करते तो हम क्या देखते कि यहाँ पर डेयर से पहले डज का प्रयोग होता। डज ही डेयर नॉट टू से लाइक दिस, ये हमारा सेंटेंस बनता। लेकिन हम यहाँ डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में किए हैं, तो हम देख रहे हैं कि डेयर को हम सबसे पहले रखे सब्जेक्ट से पहले, यानी हम क्या करते हैं, पुट द बिफोर एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले जब हम वर्ब को रखते हैं तो हम उसको इंट्रोगेटिव के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डेयर का प्रयोग एज ए इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। डेयर ही नॉट से लाइक दिस, यानी क्या वह उनसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करता है। और हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ही डेयर नॉट अपोज यू, वह आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है। डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है, यानी क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करती। तो हमने यहाँ भी देखा कि डेयर को इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग किया गया, और ये क्या है, एज ए मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया। हमने क्या देखा, यूज ऑफ डेयर एज ए मॉडल, यानी मॉडल के रूप में हम देख रहे हैं डेयर का किस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि सेंटेंस के रूप में डेयर का किस तरह से प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो डेयर का प्रयोग हुआ है एज ए मॉडल के रूप में हुआ है। यानी डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, यानी क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है। और हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सी डेयर नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करती है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है। यहाँ पर हम देखें नॉट के रूप में, सी डेयर नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू, यानी क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करने की दुस्साहस या साहस करती है। डेयर सी अपोज यू, क्या वह आपका विरोध करती है, तो या आपका विरोध करने की साहस करती है। तो हमने देखा कि डेयर का प्रयोग एज ए दुस्साहस, साहस या हिम्मत की बात करता है, और जब हम एज ए मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं तो देखें कि हम इसको नेगेटिव में या प्रयोग करेंगे या हम इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव के रूप में करेंगे। जब नेगेटिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम देखें ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी वह डेयर मतलब दुस्साहस, नॉट मतलब नहीं करती है, से लाइक दिस, यानी वह इस तरह से बोलने का दुस्साहस नहीं करती है। तो हमने देखा कि जब भी डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में होगा तो एज ए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में होगा। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, जब भी इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में होगा तो इसका इन्फिनेटिव टू इसके साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर अभी भी कुछ लोगों को डाउट है तो एक बार हम एग्जाम्पल फिर से बता रहे हैं। ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी वह आपसे इस तरह से बात करने मतलब ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी वह इस तरह से बोलने का साहस नहीं करती है। आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मतलब हम इस तरह से बात करने का साहस किससे, चेयरमैन से नहीं करते हैं। डेयर ही नॉट से लाइक दिस, यानी क्या वह आपसे इस तरह से बात करने की साहस नहीं करती है। ही डेयर नॉट अपोज यू, क्या वह आपके साथ या आपका विरोध करती है, यानी ही डेयर नॉट, क्या वह आपका विरोध नहीं करती है, क्योंकि हमने क्या देखा इसमें नॉट का प्रयोग किया गया। ही डेयर नॉट अपोज यू, यानी ही डेयर नॉट अपोज यू, यानी वह आपका
विरोध करने का साहस नहीं करता है। डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह आपके आप क्या वह यानी कोई लेडी है तो क्या वह कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करने का साहस करती है। सी डेयर नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू, यानी क्या वह आपके साथ मतलब आपका विरोध करने का साहस नहीं करती है, या आपका कंप्लेन मतलब कंप्लेन करने का साहस नहीं करती है। डेयर ही अपोज यू, क्या वह आपका विरोध करता है। तो हम समझ गए होंगे कि डेयर का प्रयोग एज ए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में किया जाता है और इसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 3 है। दोस्तों रूल नंबर 3 में हम क्या जानेंगे कि हमारा मॉडल वर्ब जो भी है डेयर, हमारा मॉडल वर्ब डेयर के साथ जब भी हम हाउ का प्रयोग करते हैं या हाउ के साथ हम डेयर का प्रयोग करते हैं उस वक्त उस समय हम किस तरह सा का भाव देखने को मिलेगा, आश्चर्य, गुस्सा या सदमा। अगर इंग्लिश में बात करें तो सरप्राइज, एंगर और शॉक का भाव देखने को हमको मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हाउ डेयर के साथ मतलब हाउ के साथ डेयर का प्रयोग वक्ता का आश्चर्य, गुस्सा एवं सदमा यानी सरप्राइज, एंगर और शॉक का भाव व्यक्त करता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल हमारा है हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की। तो दोस्तों ये क्या तरह है, एक तरह से एंगर यानी नाराजगी का भाव दे रहा है, क्योंकि इसमें उसके बोलने के तरीके पर वो एकदम से नाराज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से एंगर हो रहा है यानी नाराज हो रहा है। हाउ डेयर माई वाइफ लीव विदाउट माई परमिशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी को मेरी पत्नी को आप बिना मेरी परमिशन के छोड़ दिए। तो यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पर भी एक तरह से नाराजगी का भाव देता है यानी एंगर का भाव देता है। और अगर हम थर्ड रूल के एग्जाम्पल की बात करें, हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, एकदम से वो क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, मतलब एक तरह से सरप्राइज हो रहा है कि आप इस तरह का मैनर कर मतलब व्यवहार करते हो। यानी हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, यानी आप इस तरह से मतलब कोई भी कार्य मतलब एक्ट करते हो इस तरह, ये मतलब कौन सा तरीका है आप इस तरह से कार्य करते हो, मतलब तो एक तरह से क्या है, हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, यानी आपका ये मतलब तरीका जो आपको बात करने का या जो भी मैनर रहा होगा तो वो क्या मतलब एक तरह से दिखाता है काम करने का तरीका। तो इसमें एक तरह से सरप्राइज हो रहा है, यानी वो एक तरह से सरप्राइज हो रहा है। और हाउ डेयर ही से सो, यानी वो इस तरह से बोल सकता है, तो मतलब बोलता है, यानी वो एक तरह से शॉक हो रहा है। इसमें हम क्या देखते हैं, शॉक की बात कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, वो सरप्राइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो इसका जो एक्ट है, रवैया है, ठीक है, उसके मैनर को दर्शाता है। तो इसमें वो एक तरह से मतलब वो सोचता नहीं था कि उसका मैनर इस तरह से है, तो एक तरह से वो सरप्राइज हुआ। लेकिन जब वो इस तरह से बोला तो एक तरह से शॉक हुआ, यानी यहाँ पर जब वो इस तरह से बोल दिया तो शॉक हो गया। लेकिन वहाँ यहाँ पर क्या हुआ, उसने इस तरह का मैनर अपनाया तो एकदम से वो सरप्राइज हुआ। लेकिन यहाँ पर उसने गुस्सा जाहिर करी, क्योंकि एक उसके बोलने का तरीका था वो बेअदबी का था, तो इसलिए वो नाराज हो गया। और यहाँ पर उसके बिना मतलब परमिशन की उसकी वाइफ को छोड़ दिया तो नाराज हुआ। यानी हाउ डेयर यू मतलब तुम्हारा दुस्साहस मतलब तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि मेरी पत्नी को मेरे बिना इजाज़त के छोड़ दिए। और हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा मुझे बोला, या तो मतलब तुम्हें ऐसा बोलने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। तो एक तरह से क्या नाराज़गी दर्शाता है। दोस्तों हम समझ गए होंगे, और दोस्तों समझ गए हों कि हाउ के साथ जब भी डेयर का प्रयोग किया जाता है तो वो हमको क्या दिखाता है, आश्चर्य, गुस्सा और सदमा का भाव देता है, और जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए होंगे। दोस्तों समझ गए हों तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल नंबर है 4। दोस्तों इसमें हम कुछ देखेंगे एक्सेप्शनल रूल, जैसे कि अपवाद। एक्सेप्शनल रूल जो हमारे होते हैं, तो जैसे कि अभी तक हम देखते आए हैं कि जब हम मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन होते हैं उसमें हम
कुछ इस तरह के देखेंगे कि जब डेयर का प्रयोग हम करते हैं एज ए मॉडल के रूप में, वहाँ भी हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती वो अभी हम देखेंगे। दोस्तों, हमने देखा कि नोबडी, एनीबडी एवं समबडी के साथ जब डेयर का प्रयोग किया जाता है मॉडल की तरह, यानी नोबडी, एनीबडी और समबडी के साथ जब डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है, तो इसके साथ हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग भी कर सकते हैं एवं नहीं भी कर सकते हैं। यानी जब भी हम नोबडी, एनीबडी या समबडी के साथ डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में करते हैं, वहाँ पर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम क्या देखते आए हैं कि हम जब डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में करते हैं तो उस वाक्य में हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें उससे पहले एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। जैसे नोबडी, एनीबडी एवं समबडी के साथ जब डेयर का प्रयोग किया जाता है मॉडल की तरफ किया जाता है, यानी प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है, मॉडल की तरह किया जाता है, तो इसके साथ टू का प्रयोग भी किया जा सकता है एवं नहीं भी किया जा सकता है। यानी अगर हम इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं तब भी सही, और नहीं भी करेंगे सेंटेंस हमारा तब भी सही करेंगे। लेकिन बात क्या है कि हम टू का प्रयोग यहाँ पर कर भी सकते हैं, लेकिन हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, यानी कोई भी उस पर, मतलब कोई भी उस पर कमेंट नहीं करेगा, नहीं करता है। यानी नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, यानी उस तरह की कमेंट कोई नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, डेयर के बाद कोई भी इन्फिनेटिव नहीं है। और दूसरा वाक्य हम देखते हैं, नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, यानी कोई भी उस तरह का कमेंट नहीं करता है। यानी भावार्थ और अर्थ दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हमको वाक्य में क्या देखने को मिला, यहाँ पर टू देखने को मिला, लेकिन हम यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किए। लेकिन अगर हम यहाँ पर टू का प्रयोग करें तब भी हमारा वाक्य क्या होगा, सही होगा। और नहीं भी किए हैं, जैसे कि किए हैं इसमें, तो हमारा वाक्य सही है, और नहीं भी किए हैं तब भी हमारा वाक्य क्या है, सही है। तो हम क्या देखेंगे कि नोबडी और एनीबडी, समबडी के साथ जब मॉडल की वर्ब में डेयर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी हम टू का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हम टू का प्रयोग करते हैं तब भी हमारा वाक्य सही है, और नहीं भी करते हैं तब भी हमारा वाक्य सही है। तो अगर आप कहेंगे कि अगर वाक्य हमारा इसके बिना नहीं सही, उसके बिना भी सही है, तो हमारा एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन यह है कि हम इसमें टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम अभी तक क्या बताए कि डेयर का प्रयोग डेयर के साथ हम जब एड ए मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम इसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कतई नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नोबडी, एनीबडी, समबडी देखने को मिलता है, यानी नोबडी, एनीबडी यानी ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है, और वो समबडी हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमको इस तरह से वाक्य जब देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है कि हम वाक्य में टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो समबडी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और हमने क्या बताया कि डेयर के साथ पॉजिटिव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये भी एक एक्सेप्शन है। तो दोस्तों, हम समझ गए हैं कि नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, यानी उस तरह का कमेंट कोई भी नहीं करने का साहस नहीं करता है। नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, यानी उस तरह का साहस, मतलब उस तरह का कमेंट करने का साहस कोई भी नहीं करता है।
तो हमने क्या देखा कि एक में इन्फिनेटिव का मैंने आपको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए, जिसमें एक का इन्फिनेटिव का प्रयोग टू का करे हैं और दूसरे में दूसरे में करे हैं, फर्स्ट में नहीं करे हैं। तो हम इसको आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि हम इसमें टू का प्रयोग करेंगे तब भी वाक्य सही होगा, नहीं करेंगे तब भी वाक्य सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समबडी डेयर कंप्लेन इन दिस मैटर, यानी कोई भी इस मैटर में कंप्लेन करने का साहस कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह ना सोचना कि डेयर का प्रयोग है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ। यहाँ पर डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में हुआ है। समबडी डेयर टू, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर डेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डेयर के पास इन्फिनेटिव टू का प्रयोग देखे हैं। यानी समबडी डेयर कंप्लेन इन दिस मैटर, यानी कोई भी इस मैटर में कंप्लेन करने का साहस कर सकता है। और समबडी डेयर टू कंप्लेन इन दिस मैटर, यानी कोई भी इस मैटर में कंप्लेन करने का साहस कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर डेयर टू है और यहाँ पर डेयर नहीं है, यहाँ पर डेयर टू है, यहाँ पर डेयर टू नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये वाक्य गलत हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। वाक्य हमारे पूर्णतया सभी सही हैं, क्योंकि हम इसमें डेयर के साथ टू का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे तब भी वाक्य हमारा सही, करेंगे तब भी वाक्य हमारा सही हो जाएगा। आप लोग ये बात नोट कर लीजिए कि नोबडी, एनीबडी और समबडी, ये 3 वाक्य आपको जहाँ भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल के रूप में देखने को मिलेगा, वहाँ पर टू का प्रयोग हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है 5। ये भी एक एक्सेप्शनल होते हुए भी हमारा इसमें, जैसे कि हम देखेंगे कि जो ये डेयर से हमको देखने को मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं, हालांकि इसके अर्थ और अनुवाद दोनों अर्थ एवं प्रयोग दोनों अलग हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको डेयर, और डेयर से ही बना है डेयर से, इसलिए हम यहाँ पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि डेयर और डेयर से, तो हम समझ गए होंगे कि डेयर का मतलब होता है साहस, दुस्साहस या हिम्मत, लेकिन हम डेयर का भाव की बात करें तो हम अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि डेयर का मतलब साहस, दुस्साहस और हिम्मत से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है, संभवतया या शायद से होता है। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि डेयर से का अर्थ होता है संभवतया या शायद, यानी अगर डेयर से को बात करें तो डेयर से इक्वल टू परहैप्स, मतलब इक्वल टू किसके हैं, परहैप्स यानी शायद के। डेयर से का प्रयोग आई के साथ ही किया जाता है। दोस्तों डेयर से अभी तक अगर डेयर का प्रयोग तो हमने किसी भी पर्सन के साथ कर सकते थे, लेकिन डेयर से का जब हम प्रयोग करेंगे वो केवल हम आई के ही साथ कर सकते हैं, यानी आई मतलब मैं, और इसी के साथ हम केवल किसका प्रयोग कर सकते हैं, डेयर से का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि डेयर से का जब भी प्रयोग करेंगे तो वो आई के साथ होगा, और डेयर से का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, और डेयर से का मतलब ये संभवतया या शायद से होता है, लेकिन इसका हिम्मत, साहस, दुस्साहस से नहीं होता है। हम डेयर से मिलता जुलता डेयर से है, यही इसीलिए हम यहाँ पर बात इसकी कर रहे हैं, लेकिन डेयर से का मतलब संभवतया शायद से होता है। दोस्तों अगर हम संभवतया यानी परहैप्स की बात करें तो इसका डेयर से के 3 रूप निकलते हैं, जैसे भाव निकल जाते हैं, परहैप्स, इट इज एक्सेप्टेड और आई एक्सेप्टेड। यानी परहैप्स मतलब शायद, इट इज एक्सेप्टेड या उम्मीद है, आई एक्सेप्टेड यानी मुझे उम्मीद है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि आई डेयर से ही विल कम, यानी मुझे उम्मीद है, यानी एक उम्मीद, एक ये शायद है कि, या मुझे उम्मीद है कि ही विल कम, यानी वो अवश्य आएगा, यानी ही विल कम।
हमने एक चीज़ और जाना था कि डेयर का प्रयोग कभी फ्यूचर के साथ नहीं होता है, लेकिन डेयर्स का जो डेयर से का प्रयोग होता है वो फ्यूचर के साथ भी हो सकता है, होता है। और हमने डेयर का प्रयोग देखते थे वो फ्यूचर के साथ नहीं होता है, लेकिन डेयर से का प्रयोग जो होता है वो फ्यूचर के साथ भी होता है, लेकिन डेयर का प्रयोग फ्यूचर के साथ नहीं होता है। आप लोग यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब डेयर से देखा तो विल का प्रयोग कैसे होगा, ये नहीं, क्योंकि डेयर से है इसलिए विल यानी फ्यूचर का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ डेयर का प्रयोग होता तो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों हम समझें, आई डेयर से यानी मुझे उम्मीद है, ही विल कम यानी वह अवश्य आएगा। तो यानी ये क्या हो गई, एक उम्मीद यानी शायद हो सकता है क्योंकि वो शायद वह आए, यानी एक उम्मीद है उसको, तो यानी एक शायद है कि वो आएगा। आई डेयर से सी में एग्री यानी मुझे उम्मीद है कि वह एग्री हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा सी में एग्री यानी वह एग्री हो सकती है। और आई डेयर से इट विल रेन क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बारिश हो सकती है, तो इट विल रेन। दोस्तों बी विल बी क्यों नहीं हुआ, अगर आप लोग पीछे की क्लासें देखे होंगे तो वहाँ पर हमने बताया कि रेन का मतलब ही होता है बारिश होना, इसलिए इट विल रेन होता है, इट विल बी रेन नहीं होता है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या कहीं पर नोट लिख लीजिए वहीं पे कि डेयर से आप एक साथ में लिख सकते हो और डेयर स्पेस से इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप ये ना समझिए कि अलग अलग लिख गया है, बाकी सब में देखे हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ वही रहेगा यानी परहैप्स ही रहेगा, यानी शायद या उम्मीद ही रहेगा। आई डेयर से इट विल रेन यानी हो सकता है कि आज बारिश हो, मतलब मुझे उम्मीद है कि आज बारिश मतलब बारिश हो सकती है। आई डेयर से यानी मुझे उम्मीद है, दे विल बी हैप्पी वो खुश होंगे, टू गेट दिस न्यूज यानी ये खबर पा करके वो खुश होंगे। तो ये क्या है, एक उम्मीद है। दे मतलब आई डेयर से दे विल बी हैप्पी यानी मुझे उम्मीद है कि वे खबर को पा करके वो खुश होंगे। तो हम समझ लिए होंगे यहाँ पर कि डेयर का प्रयोग डेयर से का प्रयोग डेयर की तरह नहीं होता है, क्योंकि डेयर का प्रयोग हिम्मत और साहस दुस्साहस से होता है, जबकि डेयर से का प्रयोग हम परहैप्स संभवतया शायद से लगाते हैं। और इसका प्रयोग यानी डेयर से का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। और हम यहाँ पर एक चीज़ ये देखें कि डेयर का प्रयोग कभी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, जबकि डेयर से का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। और तीसरी चीज़ ये देखेंगे कि डेयर से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये हमको समझ में आया होगा रूल, और एक्सेप्शन इसीलिए भी है और इसका प्रयोग इस तरह यहाँ पर इसलिए बता दिए क्योंकि ये डेयर से मिलता जुलता, क्योंकि डेयर से ही बना वर्ड है डेयर से, इसलिए हम यहाँ पर आपको बताए हैं। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और जो लोग पिछले क्लासें देखना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आप लोग वहाँ पर आप लोगों को सभी क्लासें मिल जाएंगी। आप लोग जितना पीछे से देख के आएंगे उतना अच्छा आगे समझ में आता रहेगा, क्योंकि जो ये टॉपिक था, आप जब हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट हुआ था, अगर वहाँ से आप लोग देखे होंगे तो ये और बेटर तरीके से उन लोगों को समझ में आता होगा। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी और अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।